हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल 3D BSc क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट क्लास में देखा था अपना हमारे पास था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो कि कल आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा अलग टाइप का, उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन से होगी। तो उसी को रिवाइज करते हुए हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। नल रिजल्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ नल रिजल्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ नल रिजल्ट। ये क्या है नल रिजल्ट? यानी कि जो हमारे पास माइकलसन मोरले ने एक्सपेरिमेंट दिया, उसका जो रिजल्ट निकला वो एक नल था। यानी कि उसमें जो मतलब हमारे पास जो ईथर और अर्थ के बीच की जो वेलोसिटी थी वो जीरो आई थी, तो वो जीरो का मतलब वो नल आया था, तो इसी को नाम दिया गया नल रिजल्ट। तो इसको हम आज देखेंगे कैसे नल आया था। एक बार दोबारा रिवाइज करते हुए, उसमें क्या था हमारे पास कि हमारे पास एक सोर्स था, सोर्स से लाइट निकल रही थी। यहाँ हमारे पास एक सिल्वर प्लेटेड मिरर रखा हुआ था जिसका नाम दिया था हमने बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर पर दो मिरर लगे हुए थे हमारे पास। एक मिरर था हमारे पास M1 और दूसरा मिरर था हमारे पास M2। अब तुम्हें देख लेना मैंने किसको M1 माना था, किसको M2 माना था। M1 और M2, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया B और ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया था A। एक सेकंड में ये चेक कर लेता हूँ लास्ट मैंने क्या माना था। तो हमने कल डेरिवेशन में इसको M2 लिया था और इसको M1 लिया था। ठीक है, तो एक सोर्स है, बीम स्प्लिटर होता है, यहाँ पर मिरर M1 होते हैं, M2 होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक टेलीस्कोप लगा हुआ होता है जहाँ से हम ये सब इसके अंदर जो भी हो रहा होता है, जो भी हमारे पास इवेंट्स घट रहे होते हैं वो सब हम यहाँ से भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब यहाँ से लाइट आते हैं तो यहाँ पर हम एक अपना कॉन्वेक्स लेंस भी लगा देते हैं जिससे कि एक ही लाइन में एक वर्णी प्रकाश हो जाए वो। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर जब ये लाइट यहाँ टकराएगी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट में तो ऐसे डिवाइड हो जाएगी और दूसरे में ये डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर। तो यानी कि कुछ पार्ट इसका मिरर M1 पर जाएगा, कुछ पार्ट इसका मिरर M2 पर जाएगा। फिर ये इस मिरर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से जाने के बाद फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और वापस यहाँ पर टकराने के बाद इस टेलीस्कोप में दिखाई देगी। अब टेलीस्कोप पर दिखाएंगे तो हमें पता है लाइट वेव की फॉर्म में चलता है। यहाँ पर वेव दो फेज में मिलेंगी, एक तो सेम फेज में या फिर अपोजिट फेज में। सेम फेज में मिलेंगी तो वहाँ पर हमारे पास एक फ्रिंज जो बनता है वो चमकदार दिखाई देगा, अदरवाइज हमें वहाँ पर काला धब्बा दिखाई देता है, जैसा कि हमने व्यतिकरण में पढ़ा होता है इंटरफेरेंस में। ठीक है, तो इसको तो हम अभी बाद में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, पहले यहाँ देखते हैं। तो मैंने बोला था कि ये हमारे पास पूरा ये V से चल रहा होता है और इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, कल बता देता V से चल रहा होता है। तो यहाँ पर जब इधर की तरफ जाते हैं तो स्पीड C-V हो जाती है और इधर स्पीड C+V हो जाती है। तो मैं बात करूंगा बस टाइम की, तो यहाँ से P, ये वाला P माना था हमने, तो P से B तक टोटल टाइम, PB का टोटल टाइम, टोटल टाइम ऑफ PB वाला टाइम कितना आया था हमारे पास, ये आया था, अगर ये डिस्टेंस हमने D लिया था तो वो था 2D/C डिवाइडेड बाय 1 - V² अपॉन C², ये था। तो इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूँ तो आएगा 2D/C, ऊपर ले जाएंगे इसे 1 - V² अपॉन C² की पावर -1। सिंस V² जो होगा C² से बहुत कम होगा नहीं, ये वाली वैल्यू 1 से कम आएगी और 1 से कम होता है जब कोई वैल्यू, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो -1 इधर अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा +1, तो 2D/C 1 + V²/C²। तो ये तो था हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम, यानी कि जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, तो ये था टोटल टाइम। इसको हमने लिया था T। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का हमने टोटल टाइम माना था T डैश, वो कितना आया था, वो आया था हमारे पास 2D/C डिवाइड बाय √1 - V²/C²। सेम ऐसे इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो आएगा 2D/C 1 - V²/C² की पावर 1/2। सो T डैश = 2D/C, ये बाइनोमियल थ्योरम लगाकर 1/2 अंदर आ जाएगा तो आ जाएगा 1 + V²/TC²। ठीक है, तो इतना किया था। फिर हमने इसके बाद क्या निकाला था, हमने इसका निकाला था टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कैसे निकाला था हमने, वो निकाला था T माइनस T डैश। T क्या था, 2D/C डिवाइडेड बाय 2D/C। अब वहाँ तो हमने सोल्व कर ही लिया है, वो क्या है 1 + V²/C² माइनस 2D/C 1 + V²/2C²। तो जब तुमने इसको सोल्व किया होगा तो ये आया होगा तुम्हारे, ये हमारे पास क्या आया था, कल सोल्व करके दिखाया था हमने। तो सोल्व कर लेते हैं, 2D/C + 2D V²/C³। इसको ऐसा करते हैं, पहले 2D/C को ही कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ से और यहाँ से 2d/c कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 + v² माइनस 1 माइनस v²/2c²। तो 1 से 1 कैंसिल और हाफ में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, 2d/c, यहाँ बचे हमारे पास v²/2c²। तो जब टाइम इंटरवल कितना आया था हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास टाइम इंटरवल आएगा t/dv²/c³। ठीक है, टाइम इंटरवल था तो ये। अब हमें टाइम इंटरवल क्या है, मतलब कि मिरर M1 तक पहुंचने में टाइम और मिरर M2 के पहुंचने में टाइम के बीच का जो डिफरेंस था वो ये था। अब हमें निकालना था पाथ डिफरेंस। वो पाथ डिफरेंस कैसे निकाला था हमने, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस। स्पीड थी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो c, और डेल्टा टी कितना आया हमारे पास, वो आया था 2d/v²/c³। तो यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पाथ डिफरेंस 2dv²/c²। ठीक है, अब ये तो हो गया पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ तक तो था हमारे पास माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिफाइन माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, और हमारे पास उसका बस इतना ही पूछा जाए तो हम यहाँ तक करेंगे, यही हमारा इनफ है। उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे जो मैंने लिखवाई थी कल। अब अगर आगे पूछा जाए कि इसकी सिग्निफिकेंट ऑफ नल रिजल्ट बताओ या फिर एक्सप्लेन द नल रिजल्ट करो, तो कैसे करेंगे देखो। अब इसका मतलब क्या था कि ये जो मिरर था हमारे पास यहाँ पर, एक सेकेंड, ये, अब ये डिफरेंस का मतलब क्या है कि इस वाले के लिए देखा हमने, जब इसका पार्ट डिफरेंस आया ये यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, ठीक है, और फिर इधर आया। इसके लिए लाइट कैसे गई, यहाँ गई, वापस यहाँ आई, फिर यहाँ चली गई, तो 3 बार क्रॉस किया इसको, 1 2 3। ऐसे ही जब यहाँ गई तो यहाँ गई, फिर वापस आई और फिर वापस इधर चली गई। तो इनके बीच में थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस किसने कितना ज़्यादा चला, उनके बीच का डिस्टेंस आया है ये। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस किसका ज़्यादा आया है, तो ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पाथ है पी ए, जो पी बी से क्या है ज़्यादा आता है। कितना ज़्यादा आता है वो, अभी हमने दिखाया कितना आया था, dv²/c²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी बात को। यहाँ तक तो मैंने कल, ये 2 नहीं आएगा, 2 कहाँ से, ये वहाँ पर 2 नहीं था, dv²/c²। सो हेयर द पाथ OA is more by dv²c² बाय कौन से पाथ से, बाय पाथ OB। तो इतना पार्ट डिफरेंस आ गया। अब इसको हम, अभी तो ये हमने एक कंडीशन में लिया था, अब इसको हम नई नई कंडीशन में चेक करेंगे कि हर बार ही टाइम डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस सेम आ रहा है। तो वो क्या चेक करेंगे, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसको आप, अगर ये भी पूछता है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके आगे यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास नल रिजल्ट की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ तक करने के बाद हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया है dv²/c²। सो लेट डेल्टा एक्स जो माना वो मैंने डेल्टा x1 माना, यानी कि पहली कंडीशन में जो पार्ट डिफरेंस आया है वो dv²/c² है। नाउ द कंप्लीट सिस्टम इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों रोटेट किया, क्योंकि हम नई अलग अलग एंगल्स पर चेक करेंगे, अलग अलग कंडीशन पे क्या टाइम डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या पार्ट डिफरेंस सेम आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या वहाँ से भी टाइम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो द कंप्लीट सिस्टम इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद कुछ कैसा दिखेगा हमारे पास सिस्टम, जब 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये जो सोर्स यहाँ था वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सोर्स आ जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टेलीस्कोप आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास मिरर्स आ जाएंगे, एक मिरर यहाँ पर और दूसरा मिरर यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास सिल्वर प्लेटेड बीम स्प्लिटर आ जाएगा। तो एक रे इधर जाएगी और एक रे इधर जाएगी और फिर वापस यहाँ से टकराने के बाद इधर आ जाएगी। सो अब कौन सा मिरर आया था, यहाँ पर ये एस था, तो ये वाला मिरर कौन सा था, M1, ये वाला मिरर कौन सा था, M2, ये वाला पॉइंट था A और ये वाला पॉइंट था B। जब इसको इससे रोटेट किया गया फिर सेम वही कैलकुलेशन स्टार्ट की, यहाँ से लाइट आई,
यहाँ का टाइम देखा, फिर यहाँ का टाइम निकाला और यहाँ का पार्ट डिफरेंस निकाला, तो जो पार्ट डिफरेंस आया वो भी कितना ही आया, दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना आया, वो भी डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया। ये हम कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे, बस हमने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट करेंगे तो वो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर रोटेटिंग डेल्टा एक्स टू, जो हमारे पास इस बार पार्ट डिफरेंस आया वो कितना आया हमारे पास, वो आया है सेम डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब दोनों कंडीशन का डिफरेंस निकाल, यानी कि उसका पार्ट डिफरेंस कितना था, वी स्क्वायर डी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दूसरे कंडीशन का डी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इन दोनों कंडीशन में आपस में कितना पार्ट डिफरेंस आया, तो ये जो आएगा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब तुम उसमें से माइनस करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा एक्स टू ये आया। नाउ टोटल, अभी पता चलेगा हम ये क्यों कर रहे हैं, टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स, यानी कि दोनों बीम्स पर टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आया, वो होगा हमारे पास डेल्टा एक्स वन माइनस डेल्टा एक्स टू। डेल्टा एक्स वन क्या था, डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, विच विल बिकम टू डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल पार्ट डिफरेंस आ गया। हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस निकाला है हमने, पार्ट डिफरेंस हमें यहाँ पे पता है ओवरऑल निकालना है क्या, हमें निकालना है टेलीस्कोप में फ्रिंज शिफ्ट, और फ्रिंज शिफ्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के बराबर होता है, वेयर एन क्या होता है, फ्रिंज शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे हमने पार्ट डिफरेंस निकाले, लैम्डा क्या होता है, उस लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो उस पार्ट डिफरेंस को हम इसके बराबर रख के देखेंगे कि एन की वैल्यू आती कितनी, फ्रिंज शिफ्ट कितना हो रहा है, ये हमें निकालना है ओवरऑल में। तो इफ lambda is the wavelength of light and we know for part difference lambda fringe shift becomes वन, यानी कि अगर हमारे पास पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर होता है तो फ्रिंज कितना शिफ्ट हो जाता है, वन शिफ्ट हो जाता है। सपोज करो हमारे पास इस ओवरऑल हमने कई बार कंडीशन लिया, 90 डिग्री घुमाया, फिर दोबारा किसी कंडीशन पर दिखाया, दोबारा किसी कंडीशन पर घुमाया, तो ओवरऑल करने के बाद हमारे पास सपोज करो कि ये कितने शिफ्ट फ्रिंज शिफ्ट हो जाता है, एन फ्रिंज शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ इन दिस इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न वी शो द शिफ्ट ऑफ एन फ्रिंजिस, अगर हमें एन फ्रिंजिस का शिफ्ट दिखाई देता है, देन एक शिफ्ट, अगर हमारे पास एक शिफ्ट के लिए कितना है पार्ट डिफरेंस लैम्डा, यानी कि लैम्डा के लिए फ्रिंज शिफ्ट एक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट डिफरेंस, टोटल पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना है हमारे पास, टोटल पार्ट डिफरेंस अभी हमने देखा टू डी यू वी स्क्वायर अपॉन, कई बुक्स में ये यू लिया है, कई बुक्स में वी लिया है, तो इससे कोई वो नहीं है, यहाँ पर एल भी ले सकते थे डी की जगह, तो हमने बस एजम्पशन माना है, तो पता होना चाहिए कि डी है क्या और वी है क्या, टू डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टू डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू आ गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू बताओ, तो वो तो ये आते फॉर्मूले वाइज टू डी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, लेकिन हमारे पास इसमें सब चीज़ फिक्स थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट था और एक्सपेरिमेंट में हर चीज़ क्या होती है, फिक्स होती है। सो इन माइकलसन मोरले experiment, the interference pattern will get shifted by
कितनी फ्रिंजेस से शिफ्ट हो जाएगा वो 2dv² बाय c² फ्रिंजेस। इतने फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या फ्रिंजेस से शिफ्ट का मतलब कि यहाँ पर कहीं पर डार्क बन रहा होगा, कहीं पर ये बन रहा होगा, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ये बोल रहा है फ्रिंज शिफ्ट, कितने फ्रिंज पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिटेल्स में आपको अलग से सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह पर, क्योंकि अभी वीडियो लेंथी हो जाएगा, फ्रिंज शिफ्ट बताने लगेंगे तो बस ये पता होना चाहिए वैसे तो फ्रिंज शिफ्ट होता क्या है। तो माइकलसन मोल्डे में इन सब की वैल्यू फिक्स थी एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो डी था वो लिया था हमने 11 मीटर, वी जो लिया था 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक इसकी वेलोसिटी थी, अर्थ की वेलोसिटी थी जो रोटेट कर रहा था सन के अराउंड। तो इसको अगर सेंटीमीटर में बनाएं तो ये आएगा 3 × 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर की नीड तो नहीं होगी। c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी 3 × 10⁸, ये तो पता ही है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो ये आएगा हमारे पास n इज इक्वल टू, एक सेकेंड अभी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा इसमें, यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा, ये लैम्डा इधर जाएगा ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिएगा, लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो कितनी थी 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर। अब कई बुक्स में ये 5500 एंगस्ट्रॉम लिया है, कई बुक्स में 6000, यानी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इतनी ही होती है 5000 के बीच में 6000 के बीच में। ठीक है, तो ये वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 2d विच इज इक्वल टू 11, 2d v² कितना है 3 × 10⁴ का स्क्वायर अपॉन लैम्डा 6 × 10⁻⁻7 और c² 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास, सोल्व करने के बाद 0.37, तो राउंड ऑफ करने के बाद n लगभग आएगा 0.4, यानी कि पूरा एक भी नहीं आ रहा है, यानी ये तो कैलकुलेशन करने पर आया। जब इसको तुम रियल में देखते हो ना टेलीस्कोप में तो हमें फ्रिंज शिफ्ट दिखाई नहीं देता है, तो वहां पर क्या दिखता है कि देयर इज नो फ्रिंज शिफ्ट, यानी कि वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्रिंज शिफ्ट नहीं है, फ्रिंज शिफ्ट नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई है 0 आई है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे दिस displacement of fringes could be detected very easily by Michelson-Morley experiment, but they could not get any fringe shift, यानी कि जो जो उन्होंने अपना हमारे पास इंफेरोमीटर डिवाइस यूज किया था वो डिवाइस इतना सिग्निफिकेंट था, वो 1/100 पार्ट को भी नाप सकता था फ्रिंज शिफ्ट को, लेकिन उनको कुछ फ्रिंज शिफ्ट दिखाई ही नहीं दिया। तो ये तो हमारे कैलकुलेशन से 0.4 समथिंग आया है, लेकिन रियल में कोई ऐसा था ही नहीं फ्रिंज शिफ्ट वहाँ पर। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कंडीशन पर रिपीट भी किया, तब भी हमारे पास फ्रिंज शिफ्ट 0 था। तो दे रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट at different times, but there was no fringe shift observed। कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने परिणाम जो निकाला वो निकाला कि जो रिलेटिव वेलोसिटी बोथ अर्थ एंड इधर क्या थी वो 0 थी। दिस इंडिकेट
This indicate that the relative velocity of both the earth and ether is जीरो। जो ये जो रिजल्ट निकाला, इस रिजल्ट को जीरो रिजल्ट आया, तो इसी को क्या बोला गया हमारे पास, नल रिजल्ट बोला गया। तो दिस रिजल्ट इज नल रिजल्ट गिवन बाय माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक हमारे पास पूरा नल रिजल्ट समझ में आ गया होगी नल रिजल्ट था क्या। अब नल रिजल्ट के सिग्निफिकेंट क्या थे, उन्हें इससे फायदा क्या हुआ, तो इससे सबसे पहले हमारे पास सिग्निफिकेंट क्या निकला कि हमें ये पता चल गया कि कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं हो रहा है। फ्रिंज शिफ्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जो लाइट थी दोनों ही मिरर से सेम टाइम में आ रही है, यानी कि उसके बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो रही है ईथर और अर्थ के बीच में। यानी किसी भी फ्रेम में सभी सभी फ्रेम में हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट आई थी वो क्या आई थी, सेम आई थी। तो एक सिग्निफिकेंस तो ये था। और उसके बाद फ्रिंज शिफ्ट नहीं था, यानी कि उसके बाद हमारे पास जो वहाँ पर ब्लैक डॉट्स या फिर हमारे पास बोल सकते हैं कहीं पर अधिक चमके कहीं पर कम चमकेगा, वो भी दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो इसके लिखेंगे सिग्निफिकेंस क्या क्या थे। सिग्निफिकेंस ऑफ नल रिजल्ट। इसको बताने से पहले मैं एक समरी बता देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। अब उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे पास सन और लाइट के चारों तरफ एक मीडियम होता है, क्योंकि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, तो उस मीडियम का नाम दिया गया ईथर। उस ईथर को उस ईथर के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। उसमें से जो अच्छा एक्सपेरिमेंट था वो किसका था, माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या लास्ट में निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है ईथर और अर्थ के बीच में वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब किसी भी जो ऐसे कोई भी फ्रेम जो आपस में यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम जो है सभी में क्या होगी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इनवेरिएंट है। हमने गैलीलियन इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने ईथर की वजह से इसको दिखाया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इनवेरिएंट है। अब इनवेरिएंट है तो इसका मतलब क्या होगी, कांस्टेंट है सब फ्रेम्स में। फिर दूसरा फिर इससे और क्या निष्कर्ष निकाला, इससे ये भी निष्कर्ष निकला कि इधर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ईथर एंड अर्थ क्या थी, जीरो थी। तो इसका मतलब कि हम ईथर को प्रेजेंस को हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि ईथर किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आई थी। तो उसके सिग्निफिकेंस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सिग्निफिकेंस नंबर 1 कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट is invariant in all inertial frames, यानी कि सभी फ्रेम्स में क्या है, सेम है। नंबर 2 पर क्या दिखा सकते हैं हम, द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज अनडिटेक्टेबल एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर, यानी कि उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं था, तो ईथर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना भी अनडिटेक्टेबल था। अब इनके नल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत थ्योरी भी दी गई, तो उनमें से हमें 2 थ्योरी पढ़नी है। लास्ट में जो इनके रिजल्ट को अच्छे से एक्सप्लेन जो किया था इनकी सहायता से, वो किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे। तो आज हम पहले ये पढ़ेंगे कि नल रिजल्ट की एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे दी गई, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग दी गई। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट। अब क्वेश्चन इसमें 3 टाइप से कैसे भी आ सकता है, तो सब टाइप के पार्ट बता दिए हैं कि कैसे कैसे करना है एक्सप्लेनेशन ऑफ नल रिजल्ट। अब जो नल रिजल्ट था वो 2 थ्योरी के पर्सपेक्टिव में दिया गया, यानी कि 2 थ्योरी दी गई इसके लिए। वो तो थ्योरी क्या क्या थी, नंबर 1 थ्योरी थी हमारे पास ईथर
ड्रैग थ्योरी। और नंबर 2 थ्योरी थी हमारे पास लोरेंज फिट्जगेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। ठीक है, इन दो थ्योरी ने क्या बताया कि जो हमारे पास नल रिजल्ट आया है, यानी कि जो ईथर और उसकी बीच की वेलोसिटी जो है अर्थ और ईथर के बीच की वो जीरो है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि वो जीरो किस तरीके से है, मतलब क्यों आ रही है वो जीरो। उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो रिजल्ट जीरो क्यों आ रहा है। अपने अपने दोनों ही ने क्या काम करा, अपने अपने ऑब्जेक्टिव रखे। तो क्या हुआ देखो, ईथर ड्रैग थ्योरी नाम से पता चल रहा है ड्रैग, और यहाँ पर भी पता चल रहा है वोलोरेंट फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो यानी कि उसका मतलब ईथर डैक थ्योरी में क्या माना था कि हमारे पास यहाँ पर अगर सन है और यहाँ अर्थ है, तो इतना तो हमें पता है कि सन और अर्थ के बीच में क्या भरा हुआ है, ईथर। तो जो सन और अर्थ के बीच में ईथर भरा हुआ है, तो उन्होंने ये माना कि जो अर्थ है वो इसमें ईथर में ड्रैग है, यानी कि इसके साथ साथ ही मूव कर रहा है। इसका मतलब ये था कि जो हमारे पास ईथर डैक थ्योरी थी, सन और अर्थ के बीच में ईथर भरा हुआ है वो इसमें ड्रैग्ड है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो अर्थ जब इसके साथ मूव कर रही है, इसके अकॉर्डिंग ये था कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो अर्थ मूव कर रही है वो ईथर को अपने साथ लेके मूव करती है। मतलब कैसे, जैसे कि आपको देखा होगा कि बस के चारों पांच, अगर तुम बस के आसपास की धूल देखोगे तो कुछ कण उसके साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, यानी कि घसीट के लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आप किसी को भी किसी से मारपीट करो, मुझसे मारपीट करो, किसी से भी लड़ाई पीट करो, तो उससे क्या होगा, आप उसको घसीट कर लेके जाओगे। ठीक है, तो वही एक ऐसे ही अर्थ क्या काम करता है, इधर से मारपीट करता है और मारपीट करके घसीट के लेकर जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। भले ये दोनों थ्योरी कई साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट नहीं की थी, लास्ट में फिर वही आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इसको सही माना गया था। सो फर्स्ट थ्योरी देखते हैं, फर्स्ट थ्योरी क्या आया हमारे पास। फर्स्ट, ईथर ड्रैग थ्योरी। According to this theory, Earth is dragged into the ether. So there is no relative motion between अर्थ एंड ईथर। यानी कि ये तो हमारे पास प्रूफ तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर दिया था कि अर्थ और ईथर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ईथर डैक थ्योरी ने ये माना कि उनके बीच में क्यों नहीं है, क्योंकि उनके बीच में हमारे पास अर्थ जो है वो ईथर पे ड्रैग हुई हुई है, तो उन्होंने ये मान के निकाला। तो अगर हम इस कंडीशन को ट्रू माने तो उसका मतलब क्या था, अगर ड्रैग है तो इफ, अगर ये हमारे पास इट इज ड्रैग्ड इनटू अर्थ, इफ इट ड्रैग्ड इनटू ईथर, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी वी कितनी आएगी, जीरो आएगी। सो हमने टाइम निकाले थे दो टाइम, एक तो हमने निकाला था टी और दूसरा हमने निकाला था टी डैश। टी कौन सा था, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला, और टी डैश कौन सा था, वर्टिकल वाला था। हॉरिजॉन्टल में कितना आया था, 2d/c, ये सी है 2d/c, और यहाँ पर 1 + v², सॉरी यहाँ पर सी टू नहीं था, ये कौन सा वाला है, यहाँ पर हमारे पास ये जो मिरर था, एक यहाँ पर टाइम था और एक यहाँ पर ये टाइम था, ये टी डैश। तो ये जो टोटल टाइम था वो क्या था, 2d/c। हमने ऊपर जाकर बाइनोमियल थ्योरम लगा के डायरेक्ट में थोड़ा लिखा है, तो वो क्या आया था 2d/c 1 + v²/c²। सो पुटिंग v = 0, तो यहाँ से टाइम क्या आएगा, ये वाला 2d/c 1 + 0/c², 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये टाइम आ जाएगा 2d/c। तो ये वाला टाइम ये आ गया। नाउ टी डैश के लिए, फोर टी डैश क्या था फॉर्मूला, 2d/c 1 + v²/2c²। तो यहाँ पर वी पुट करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 2d/c हेयर। तो यानी ये दोनों टाइम क्या आ गए, t = टी डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास यहाँ से, एक सेकेंड ये थोड़ी गलत बन गई, यहाँ से जो लाइट आई और यहाँ पर ये ऐसे गई मिरर के पास,
अब आपको अब तो ये डेरिवेशन भी एक्सपेरिमेंट भी याद हो गया होगा, इसका डायग्राम भी याद हो गया होगा। यहाँ पे मिरर M2 है, ये मिरर M1 था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट A था। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही टाइम सेम आए हैं। ये वाला टाइम आने जाने का टाइम प्लस ये वाला टाइम आने वाले का, ये वाला टाइम क्या है, सेम आया है। देखिए इनका मतलब क्या हुआ कि दोनों का टाइम डिफरेंस कितना आया, 0 आया। इसमें डेल्टा टी कितना है, 0 है। तो इसका मतलब उन्होंने लास्ट में इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास टाइम डिफरेंस 0 है। तो टाइम डिफरेंस 0 है तो इस वजह से हमारे पास क्या आया, पार्ट डिफरेंस भी 0 आएगा। और टाइम डिफरेंस 0 तो पार्ट डिफरेंस 0, और पार्ट डिफरेंस 0 तो हमारे पास फ्रिंज शिफ्ट भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या काम किया, नल रिजल्ट को एक्सप्लेन किया। बट कई साइंटिस्टों ने इसको सही नहीं माना, उन्होंने उस पर भी आर्गुमेंट किए। तो उन्होंने क्या, इसको हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या माना, सो टाइम इज सेम इन बोथ इवेंट्स। सो टाइम क्या है, दोनों इवेंट्स में सेम है, हैंस देयर इज नो टाइम डिफरेंस, मीन्स नो पाथ डिफरेंस। जब टाइम डिफरेंस नहीं तो पाथ डिफरेंस भी नहीं है, और पाथ डिफरेंस नहीं है तो उन्होंने क्या माना, नो पाथ डिफरेंस। सो दे, दे नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर क्योंकि सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दिस थ्योरी इट वाज टोल्ड दैट, क्या बताया, जब पार्ट डिफरेंस नहीं है देयर इज नो फ्रिंज शिफ्ट। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से करके लिखते हैं। ये मंत्र छू गायब हो गया। हाँ, तो ये क्या था, सो टाइम इज सेम इन बोथ इवेंट। टाइम क्या है, दोनों ही इवेंट से सेम है, तो उनका टाइम डिफरेंस भी 0 है, यानी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। सो उन्होंने इसी को लेकर उन्होंने बताया कि सो देयर इज नो फ्रिंजेस, सो देयर इज नो शिफ्ट इन फ्रिंजेस एंड एक्सप्लेन नल रिजल्ट। तो इस तरीके से उन्होंने नल रिजल्ट को एक्सप्लेन किया, बट ये भी कई साइंटिस्टों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर दूसरी थ्योरी दी गई। तो दूसरी थ्योरी क्या थी, दूसरी थ्योरी यहाँ पर लोरेंज, थोड़ा नाम अजीब सा है, फिट्जगेरेटेड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस, कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। सो लोरेंट्ज फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने ये माना था कि जो अर्थ है वो उसके साथ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसके साथ घसीट कर चल रही है ईथर के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या माना था कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब घसीट कर चल रही, कितने फैक्टर से, बाय द फैक्टर ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है बाय द फैक्टर ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, दिस थ्योरी द मटेरियल बॉडी, यानी कि अर्थ या सन, कोई भी द मटेरियल नहीं, सन नहीं, जितने प्लैनेट्स वगैरह है, द मटेरियल बॉडी, द मटेरियल बॉडी मूव्स with a velocity v, then there is a contraction of, contraction in the direction of motion, motion by a factor of
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास d इज इक्वल टू डी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि वो जो 2d अपॉन एल यानी जो हमारे डिस्टेंस है वो इतने फैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसे, पुटिंग d इज इक्वल टू डी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इन टी डैश क्या था हमारे पास, टी डैश 2d अपॉन सी, डी की जगह पर ये वाला d रख देंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सी, इंटू क्या था 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन, तो बाइनोमियल थ्योरी यूज करने पर ये हो जाएगा 2d अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन टी सी स्क्वायर। हल्की सी मिस्टेक हो गई, हम जो ये d बराबर डी पुट करेंगे वो टी डैश में पुट नहीं करेंगे, वो टी में पुट करेंगे। मतलब क्या, टी में पुट करेंगे, यहाँ पर हम टी क्या था हमारे पास, टी में यहाँ पर ये 2 नहीं था, ठीक है। तो टी में पुट करेंगे, टी में पुट करने के बाद देखते हैं क्या आता है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हो जाएगा 2d अपॉन सी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 में करी तो ये, इसमें प्लस में करें तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो वी टू पावर 4 2 सी टू पावर 4। तो ये पावर बहुत ही हाइस्ट जा रही है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टिंग v की पावर 4 अपॉन 2 सी की पावर 4। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, t इज इक्वल टू 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में से हाफ जाएगा तो ये क्या बचेगा वी स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर। और ये कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है, ये किसके बराबर आ गया, टी डैश के बराबर आ गया है ना, क्योंकि टी डैश क्या होता था, यही होता था अभी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई टी डी स्क्वायर। तो इसमें भी क्या आ गया, उन्होंने टाइम सेम आ गया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हेयर t इज इक्वल टू टी डैश। अब इनका भी क्या मानना था कि हेयर t इज इक्वल टू टी डैश हुआ, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 0। तो इनके अकॉर्डिंग भी क्या आ गया, इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्टैक्ट करने से टाइम सेम आ जाता है, और टाइम सेम होने की वजह से पार्ट डिफरेंस 0, पार्ट मतलब टाइम डिफरेंस 0, तो उसकी वजह से पार्ट डिफरेंस भी 0 और पार्ट डिफरेंस 0 आ जाता है। तो ये उन्होंने इस तरीके से, पार्ट डिफरेंस 0 होने की वजह से फिर क्या हो जाता है, n की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी फ्रिंज शिफ्ट कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन ये भी थ्योरी गलत साबित हुई, ये भी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया कई साइंटिस्टों के द्वारा। तो यहाँ भी हम लिख देंगे हेयर टाइम इज सेम, so there is no time difference, means there is no part difference, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, so there will be no shift in fringes, यानी कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं होगा, there will be no fringe shift and नल एक्सपेरिमेंट वाज एक्सप्लेन, यानी कि उन्होंने नल एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया, नल एक्सपेरिमेंट वाज एक्सप्लेन। सो माइकलसन मोर्ले ने नल एक्सपेरिमेंट दे तो दिया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन इन दो थ्योरी के अकॉर्डिंग किया गया, जो कि अभी भी कई किसी भी साइंटिस्टों ने इसको गलत बताया कि इस तरीके से नहीं होता है। फिर हमने आइंस्टीन के क्या काम करा, पोस्टुलेट लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, तो उसके अकॉर्डिंग इसको समझाया गया कि टाइम सब में सेम होता है। तो वो हम क्या काम करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे आइंस्टीन के, बस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो छोटा टॉपिक है, पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिव थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। फिर उसके बाद एक छोटा टॉपिक और बचता है, फिक्टियस फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स, जो कि डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, कभी कभी उसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, तो उसको भी कल ये एक्सप्लेन करेंगे। और फिर इसके बाद ये चैप्टर यूनिट कंप्लीट, तो इसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल करने के बाद फिर अपने यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।